हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, अर्थ, मून एंड द सन। तो दिया गया है कि रश्मिका वॉज अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल हु लिव्ड इन कन्याकुमारी तमिलनाडु। रश्मिका जो कि एक 12 साल की लड़की है, वह कन्याकुमारी तमिलनाडु में रहती है। वन मॉर्निंग सी वॉज साइकिलिंग टू स्कूल। एक बार सुबह वह साइकिल से स्कूल की ओर जा रही थी। रश्मिका हैड बीन नोटिसिंग दैट द कोकोनट ट्री शैडोज वेयर लॉन्ग इन द मॉर्निंग बट शॉर्टर इन द आफ्टरनून। तो वो नोटिस करती है कि जो कोकोनट ट्रीज के ये जो शैडो है, ये सुबह के समय में लंबे नज़र आ रहे थे और दोपहर के समय में ये छोटे नज़र आ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है कि सी थॉट, वो सोचने लगती है कि द सन मूव्स अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे सो द शैडो चेंजेस। तो वैसा सोचती है कि जो सन है ना, वो दिन के समय में मूव करते रहता है ना, इस वजह से शैडो चेंज होता है, मतलब छोटा बड़ा हो रहा है। बट देन सी रिमेंबर्ड, फिर अचानक से ना उसको याद आता है। हर क्लास 6 टेक्स्ट बुक सेड, क्लास 6 के टेक्स्ट बुक में ये बताया गया था कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है। तो अब ना वो कंफ्यूज हो जाती है, अब वो कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि सो डज द सन मूव और द अर्थ। वो सोचने लगती है कि तो सन मूव करता है या फिर अर्थ, एंड वाई डज द शैडो चेंज, और ये जो शैडो चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अब आगे हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है रोटेशन ऑफ द अर्थ। पहले हम अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे फिर हम अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है जो कि है मैरी गो राउंड एक्टिविटी। पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। तो इमेजिन करो कि तुम एक मैरी गो राउंड में तुम बैठे हुए हो और बाहर की ओर देख रहे हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर तुम बैठे हुए हो और बाहर तुम इधर देख रहे हो। ठीक है, योर फ्रेंड स्लोली टर्न्स द मैरी गो राउंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और तुम्हारा ये जो फ्रेंड है तुमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुमको घुमाता है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि कोई एक घड़ी मान के चलो है, तो घड़ी ऐसे चलती है, यानी कि ये क्लॉकवाइज चलती है ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इसका उल्टा, ऐसे उल्टा। तो यहाँ पर देख लो, इसको उल्टा घुमा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज ही इसको क्यों घुमा रहा है, तो याद रखना क्योंकि जो अर्थ है ना वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करती है। ओके, आगे है वाइल यू आर टर्निंग इट फील्स लाइक, जब तुमको घुमाता है तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि द ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अराउंड यू आर मूविंग। देखो यहाँ पर दिया गया है कि जब तुमको इस तरह से घुमाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो तुमको ऐसा फील होगा कि तुम्हारे बाहर में, मतलब तुम्हारे आसपास में जो भी पेड़ पौधे या बिल्डिंग है ना, वो भी मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तुमको ऐसा फील होगा कि वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली यू आर द वन हु इज़ मूविंग, नॉट द ट्रीज और बिल्डिंग, दे आर स्टैंडिंग स्टिल। मतलब कि तुम वो जो हो मूव कर रहे हो, ना कि ट्रीज़ या फिर बिल्डिंग जो है वो मूव कर रहा है। वो तो अपने जगह पे खड़ी है, ट्रीज़ और बिल्डिंग अपने जगह पे खड़ी है, मूव तो तुम कर रहे हो। ठीक है, तो इट लुक लाइक द ट्री आज मूविंग टुवार्ड्स योर राइट साइड। तुमको ऐसा फील होगा कि जो ट्रीज़ है या फिर बिल्डिंग है वो तुम्हारे राइट साइड से मूव कर रही है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रही है। मतलब कि अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो जो ट्रीज़ या फिर बिल्डिंग होगा वो क्लॉकवाइज मूव करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो आगे दिया गया है कि नाउ अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल ऑफ द अर्थ एंड द सन। तो आगे हमें दिया गया है कि अर्थ और सन के एग्जांपल से कुछ हमें समझने के लिए दिया गया है कि चलो अर्थ और सन को लेकर भी अब हम आगे समझते हैं। दिया है कि द अर्थ इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि ऊपर में भी मैंने ये चीज़ बताई कि जो अर्थ है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होता है। तो व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट होता है तो इट फील्स लाइक द सन इज मूविंग अक्रॉस द स्काई। तुमको ऐसा फील होगा ना कि जो सन है वो स्काई में मूव कर रहा है, बट एक्चुअली द सन इज़ नॉट मूविंग। बट एक्चुअली में जो सन होता है वो मूव नहीं करता है। इट लुक्स लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तुमको ऐसा फील होगा कि जो सन है ये ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, डूब जाता है। बट इन रियलिटी द अर्थ द अर्थ दैट इज़ रोटेटिंग, मतलब रियलिटी क्या है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा होता है। अब आगे यहाँ पर ना एक क्वेश्चन दिया गया है
कि हाउ डज द अर्थ स्पिन, जो अर्थ है वो किस प्रकार से घूमता है, मतलब किस प्रकार से रोटेट होता है, कैसे रोटेट होता है। तो द अर्थ स्पिन्स और रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, तो जो अर्थ होता है ना वो रोटेट करता है, होता है अपने एक्सिस में। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइक दे दिया गया जैसे स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग फैन या फिर स्पिनिंग बॉल की तरह अर्थ भी रोटेट होता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर भी तुम देख सकते हो फिगर में, जैसे ये अपना इसका एक एक्सिस हो गया और इसी एक्सिस के थ्रू देखो ये मूव कर रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, अपने एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। पंखा देखो यहाँ पर टंगा हुआ है, स्टिल यहीं पर है, इधर उधर तो ये जा नहीं रहा है, एक ही जगह से ये चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मान के चलो एक बॉल है, इसको हाथ से ऐसे घुमाया गया तो यहाँ पर स्टिल देख लो अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस हो गया। ठीक है, जिस जहाँ पे ये उंगली है ना तो ये इसका एक्सिस हो गया, अपने एक्सिस पर ही ये मूव कर रहा होता है। तो सेम इसी तरह से अर्थ भी अपने एक्सिस पर ऐसे ही मूव करता है। तो आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो एक्सिस के समझ लो, एक्सिस क्या होता है, तो एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, वो एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है। जैसे कि ऊपर मैंने बताया था ना, ये जो लाइन हो गई एक इमेजिनरी लाइन हो गया, इसी को हम एक्सिस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पंखा का ये वाला लाइन हो गया, या फिर इसका ये जो यहाँ पे उंगली रखा है, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया, तो उसी को कहा गया है कि इमेजिनरी लाइन। तो एक्सिस एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है, हम सोचते हैं कि वो एक लाइन है दैट पासेज थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो जो कि एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थ्रू वो पास होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एक यहाँ पर एक्सिस हो गया और इसी के चारों तरफ ये घूम रहा होता है ये अर्थ। ओके, अब आगे है द अर्थ रोटेट्स अराउंड दिस लाइन, तो इसी लाइन के थ्रू जो अर्थ होता है वो रोटेट हो रहा होता है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स, तो अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी यही कारण है कि एक दिन में 24 घंटा होता है। When viewed from the top of the North Pole, the Earth is rotating in the anti-clockwise direction, that is from west to east। तो जब तुम नॉर्थ पोल होकर पर खड़े होकर अगर देखो, जैसे कि ऊपर पे अगर तुम खड़े होकर देखो तो तुमको ऐसा नज़र आएगा कि जो अर्थ होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा होता है, मतलब ऐसे मूव कर रहा होता है। ठीक है, उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कर रहा होता है, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है ना, तो ऐसे वेस्ट से ईस्ट की ओर ऐसे करके ये मूव कर रहा होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर रोटेशन के बारे में भी फिर से दिया गया है कि रोटेशन इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा मोशन होता है जिसमें इन विच ऑल इट्स पार्ट्स मूव, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के सभी जो पार्ट्स होते हैं वो एक सर्किल में मूव कर रहे होते हैं। जैसे एक अर्थ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे एक सर्किल में ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, एक वही एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू। ठीक है, इसी को उस लाइन को क्या कहा गया, इस इमेजिनरी लाइन को कहा गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल सी बात है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डू डे एंड नाइट ऑकर ऑन अर्थ, अर्थ में जो ये दिन और रात होता है ये कैसे होता है। तो डे और नाइट ये जो होता है अर्थ में, तो ये अर्थ के रोटेशन के कारण ही होता है। ठीक है, कैसे, हालांकि अगर क्वेश्चन ये 1 नंबर में आए तो ये तो यहाँ से ये तुम लिख दोगे। ठीक है, बट अगर 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा बड़ा लिखना है, वो आगे मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँगा। तो ये तो समझ में आ गया कि अर्थ में जो भी दिन और रात होता है ये अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, बट कैसे, तो इसको एक एक्टिविटी में भी यहाँ पर करके दिखाया गया है कि कैसे दिन और रात अर्थ में होता है। देखो एक्टिविटी समझ लेते हैं। दिया गया है कि टॉर्च इज यूज टू रिप्रेजेंट द सन एंड अ ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ। देखो यहाँ पर एक ग्लोब है और यहाँ पर एक टॉर्च है, तो टॉर्च को तुम ना एक सन मान लेना, समझ लेना कि ये एक सन है। ठीक है, और ये तुम्हारा अर्थ है, ग्लोब क्या है, ये एक अर्थ है। तो यहाँ से जैसे ही लाइट पड़ता है, सन मान के चलो, तो सन का जैसे ही लाइट पड़ेगा तो यहाँ इस तरह से इधर का वाला साइड क्या होगा, दिन होगा, और इधर वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या होगा, रात होगा। ठीक है, तो व्हेन लाइट फ्रॉम द टॉर्च फॉल्स ऑन द हाफ ऑफ द ग्लोब दैट साइड हैज़ डे, जो चीज़ अभी मैंने बताया, वाइल द अदर हाफ रिमेन्स डार्क, और हाफ जो होगा उधर वो अंधेरा हो जाएगा, मतलब रात हो जाएगा, जो कि रात को वो शो करता है। वेन वी रोटेट द ग्लोब, अगर तुम ग्लोब को रोटेट करो वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो वी सी दैट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया गेट सनलाइट फर्स्ट। तो याद रख लेना ये चीज़ कि जब भी तुम ग्लोब को रोटेट करते हो ना,
मतलब जब अर्थ रोटेट होती है तो सबसे पहले अगर सूर्य की रोशनी कहीं पड़ती है तो वो ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है। सन की लाइट सबसे पहले कहाँ पड़ती है? ईस्टर्न पार्ट में। तो ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, याद रखना। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, फिर से देखो एक एक्टिविटी टाइप में दिया गया है कि इमेजिन अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। इमेजिन करो कि कोई एक जो गर्ल है, देखो यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है। तो ये जो गर्ल है अर्थ के इक्वेटर पर खड़ी है। इक्वेटर मतलब समझ रहे हो कि अर्थ का बीचों बीच का वाले पार्ट पे ये खड़ी है, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग सी इज़ फेसिंग नॉर्थ। मॉर्निंग के समय में देखो ये नॉर्थ की ओर देख रही है। सपोज दैट कि ये इधर तुम्हारा ईस्ट है, इधर सूरज उग रहा है, इधर ईस्ट है, और ईस्ट इधर होगा तो वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अभी देखो ये नॉर्थ की ओर देख रही है ना। तो वही चीज़ है कि इन द मॉर्निंग सी इज़ फेसिंग नॉर्थ। मॉर्निंग के समय में ये नॉर्थ की ओर देख रही है, ठीक है। सो हर राइट साइड, तो इसका जो राइट साइड होगा वो क्या होगा? ईस्ट होगा। अगर नॉर्थ की तरफ देख रही है तो राइट साइड क्या होगा? ईस्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया, याद रखना। तो सी सीज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो वो देखती है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब गर्ल खड़ी है और नॉर्थ की तरफ देख रही है, नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो इसके राइट साइड में ईस्ट है, और ईस्ट में यहाँ पर देखो सन जो है ये राइज करते हुए ये देख रही है, सूर्य को उगते हुए यहाँ पर वो देख रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, ये लड़की यहाँ पे खड़ी है। अब ये कहीं से इधर उधर हिलेगी नहीं, लेकिन सन, ये जो अर्थ है ये तो मूव करेगा ना। ये मूव करते हुए यहाँ भी आएगा, ये मूव करते हुए यहाँ भी आएगा, ये मूव करते हुए इधर भी आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये चारों तरफ ये घूमते रहेगा। तो आगे है कि द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है ये तो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करते जाएगा, यानी ऐसे ऐसे ये मूव करेगा। यहाँ पे एरो भी मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेगा, तो एक बार फिर ऐसे मूव करेगा तो ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आगे वही चीज़ देखो यहाँ पर दिया गया है कि एट टाइम पासिस एंड द अर्थ कीप्स रोटेटिंग। तो जैसे ही टाइम और भी ज़्यादा पास होता है और अर्थ और भी ज़्यादा रोटेट करता है, तो द गर्ल कम्स टू अ पोजिशन वेयर द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, दिस इज़ अराउंड नून। तो पहले लड़की देखो यहाँ पर थी, अब ये यहीं पे है, ये यहीं पे, ये मत समझना कि ये चल कर यहाँ पर आई है। एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो अर्थ है ये रोटेट करा। तो जैसे ये अर्थ कुछ समय के बाद रोटेट करा, कुछ समय के बाद ये लड़की जो है इस जगह पे आ गई। अब इस जगह पर जैसे ही आई तो सन ठीक इसके सर के ऊपर आ गया। पहले यहाँ था तो मॉर्निंग था, अब सन के ठीक ऊपर सन आ गया, ठीक है। इसके सर के ऊपर ठीक सन आ गया तो फिर ये दोपहर का समय हो जाएगा, ओके। ये अभी भी वेस्ट के ईस्ट की तरफ ही देखो मूव कर रहा है, यहाँ से इधर मूव किया, फिर ऐसे मूव करा, यहाँ पे आया। अब फिर देखो, फिर ये लड़की ना अब इस जगह पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे दिया गया लेटर एज द अर्थ कॉन्टिन्यूज टू रोटेट फर्दर। फिर से अगर अर्थ कंटिन्यू अपना रोटेट को आगे पूरा करता है, मतलब आगे अगर रोटेट करते रहता है, तो बाय इवनिंग, शाम के समय में, द सन स्टार्स डिसअपियरिंग फ्रॉम हर व्यू इन द वेस्ट एंड द स्काई बिकम्स डार्क। तो अब देखो दोपहर के समय में यहाँ पर थी, लेकिन ये पहले यहाँ थी, रोटेट होके यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई, ठीक है। अर्थ रोटेट हो रहा है चारों तरफ, ये अब इस जगह पे आ गई। अब इस जगह के बाद फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद ये इस अंधेरे वाले पार्ट में चली जाएगी। अर्थ इधर भी तो आएगा, थोड़ी यहाँ पे रुक जाएगा, ये इधर आएगा, फिर यहाँ पर ये अंधेरे वाले पार्ट में आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये अंधेरा हो चुका है, ठीक है। तो किस प्रकार से दिन और रात हो रहा है ये यहाँ पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर देखो कि ये अभी भी वेस्ट से ईस्ट की ओर ही ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर ही ये जो अर्थ है ये मूव कर रहा है। देखो जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, बट हमें क्या महसूस हो रहा है कि जो सन होता है, ये सन किधर से किधर मूव कर रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो उल्टा हमें नज़र आता है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे आई तो देखो ये शाम हो चुका है। यहाँ मॉर्निंग में यहाँ पर थी, आफ्टरनून में यहाँ पर थी, और इवनिंग के टाइम में यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन के कारण द सन अपीयर्स टू द राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन। तो वही चीज़ दिया गया है
कि रोटेशन मूव मतलब अर्थ के रोटेशन के कारण सन जो है ईस्ट में उगा और यहाँ पर वेस्ट में जो है ये डूब गया, वेस्ट में यहाँ पर है जो है ये डूब गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर स्टार्स को लेके क्वेश्चन दिया गया है कि डू स्टार्स मूव इन द स्काई, क्या स्टार स्काई में मूव करते हैं? चलो पता लगाते हैं। दिया गया है यस स्टार्स ऑल्सो अपियर टू मूव इन द स्काई जस्ट लाइक द सन। जिस प्रकार से हमें सन चलता हुआ मूव करता हुआ नज़र आता है, सेम इसी प्रकार से स्टार्स भी चलता हुआ नज़र हमें स्काई में आता है। बट एक्चुअली क्या सन मूव कर रहा था? नहीं। तो सेम इसी तरह से नज़र तो आता है कि स्टार भी मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में वो भी मूव नहीं कर रहा होता है। ठीक है, वो भी अपने जगह पर खड़ा रहता है। ठीक है, वो भी मूव नहीं करता है। तो आगे है बट वी सी स्टार्स ओनली एट नाइट, बट स्टार्स हमें सिर्फ रात के समय में ही दिखाई देता है। सो वी नोटिस देयर मूवमेंट स्लोली ओवर टाइम, तो हमें उसकी जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत धीमा धीमा नज़र आता है, बहुत धीमा हमें हम उसको नोटिस करते हैं। इफ़ यू वॉच द नाइट स्काई फॉर अ फ्यू आवर्स, तुम अगर नाइट के स्काई को देखो कुछ समय तक, कुछ घंटों तक, तो यू विल सी दैट द स्टार्स चेंज पोजिशन, तो तुमको नज़र आएगा कि जो स्टार की जो पोजीशन है ना वो चेंज हो गई है। दे ऑल्सो सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जस्ट लाइक सन, तो तुमको देख नज़र आएगा कि वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर गया है जैसे कि सन मूव करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वाई दिस हैपन? तो इट इज़ नॉट द स्टार्स दैट आर मूविंग, इट इज़ नॉट द स्टार्स दैट आर मूविंग। स्टार जो होता है मूव नहीं कर रहा था, वो जो स्टार है ना एक्चुअली में वो मूव नहीं कर रहा था। हमको नज़र आ रहा है कि वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में वो मूव नहीं कर रहा होता है। इट इज़ द अर्थ्स रोटेशन, अर्थ का रोटेशन हो रहा होता है। ठीक है, जिसके वजह से हमें वो चीज़ होती है वो मूव होती हुई नज़र आ रही होती है। अब यहाँ पर ये जो है ये कहती है कि आई हैव सीन दैट द स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस दैट अपीयर इन द ईस्ट एट सनसेट चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स। मतलब ये इसका ये कहना है कि जो स्टार या फिर कॉन्स्टिलेशंस है ना ये ईस्ट में अपीयर करता है सनसेट के दौरान, और डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में ना वो चेंज होते रहता है। डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में जो तुम्हें स्टार्स या फिर कॉन्स्टलेशंस है वो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा होता है। क्यों होता है आगे तुम्हें समझ में भी आएगा, टेंशन मत लो, पूरा बस देखते रहो। अब आगे है दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ नॉट ओनली रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है ना वो सिर्फ अपने एक्सिस पर ही रोटेट नहीं कर रही होती है, बट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सन के भी अराउंड रिवॉल्व करती है। इसी वजह से ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टलेशंस या फिर जो स्टार्स होते हैं वो सनसेट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में हमें वो चीज़ डिफरेंट डिफरेंट जगह पर स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। कैसे? तो इसके लिए आगे हम रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का मूवमेंट होना सन के अराउंड इन अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ पे, इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर मान के चलो ये सन हो गया, अब सन के अराउंड ये जो अर्थ है ये चारों ओर मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पाथ पर, ये जो फिक्स्ड पाथ पर, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर, ये एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, और इसको कहा गया है ऑर्बिट। एक निश्चित दूरी पर ये सन के चारों तरफ ये जो अर्थ है ये घूम रहा होता है, तो इसको कहा गया है ऑर्बिट। ठीक है, दिया गया है कि इट टेक्स अबाउट 365 डेज 1 ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे समझ लो, जैसे कि सपोज कर लो कि यहाँ पर ये सन है और यहाँ पर ये पृथ्वी अर्थ है, तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में 365 डेज लगता है, यानी कि 1 साल का समय लगता है। इट काउजेज द चेंज इन सीजन्स एंड, इसी के वजह से सीजन में भी चेंज हमें देखने को मिलता है। अब आगे दिया गया है कि चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ, अर्थ का यहाँ पर किस प्रकार से नाइट स्काई में चेंजिंग होता है, ये नाइट व्यू दिखाया गया है किस प्रकार से चेंजेज होता है, ये तुम यहाँ पर देख सकते हो। स्टार्स का एक्चुअली में देखो यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे जून के महीने में तुम्हें कौन सा स्टार्स दिखेगा, क्योंकि स्टार जो होगा वो रात के समय में दिखेगा, दिन के समय में तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है,
तो जून के समय में कौन सा स्टार दिखेगा इधर से पता चलेगा, सितंबर के महीने में कौन सा स्टार दिखेगा तुम्हें इधर से पता चलेगा, और दिसंबर के महीने में ये सब सारा स्टार्स दिखेगा, या फिर मार्च के महीने में ये सब सारा स्टार्स दिखेगा, जो कि यहाँ पे वही चीज़ जो है दिखाया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि द अर्थ रोटेट्स डेली काउजिंग डे एंड नाइट। जो अर्थ होता है वो डेली रोटेट करता है, तो उसके वजह से दिन और रात होते हैं। मतलब अर्थ के रोटेट होने से दिन और रात होते हैं, और रिवॉल्व्स होने से क्या होता है, 1 ईयर कंप्लीट होता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि एक बार पूरा जो सर्किल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक बार पूरा सर्किल कंप्लीट होता है, मतलब कि 1 साल पूरा होता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी फेस अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेस ईच नाइट। तो इस रिवॉल्यूशन के कारण हम स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हर नाइट, हर रात को हम देख सकते हैं, जो कि ऊपर में मैंने फिगर में भी तुमको दिखाया था। सो द स्टार्स वी सी एट नाइट कीप चेंजिंग स्लोली ओवर द मंथ। तो जो स्टार्स होते हैं रात में वो हमें धीरे धीरे बदलते हुए नज़र आते हैं जैसे जैसे मंथ बीतता है। तो ठीक है, अभी जैसे मान के चलो सन यहाँ पर है और जो अर्थ है इस जगह पे। अब अर्थ अगर इस जगह से इस जगह पर आया, तो इस जगह पर जब रहेगा तो वो दिसंबर के महीने में रहेगा, यहाँ पे आएगा तो मार्च के महीने में रहेगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि दिसंबर के महीने में जब अर्थ यहाँ पे रहेगा तो यहाँ वाला ही तुम स्टार्स देख पाओगे, मार्च के महीने में यहाँ रहेगा तो यहाँ वाला तुम स्टार्स देख पाओगे। ठीक है, चूँकि बाकी वाला पार्ट तो उधर वाला पार्ट तभी ना देख पाओगे जब इधर अंधेरा रहेगा, नहीं अंधेरा रहेगा तो फिर कैसे देखोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि सीजन चेंजेस ऑन द अर्थ। अर्थ में सीजन जो है वो कैसे चेंज होता है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो सीजन है वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो अर्थ होता है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, चारों सन के अराउंड चारों तरफ घूमता है। अच्छा, कैसे घूमता है, तो टिल्ट होके घूमता है, थोड़ा सा ना टेढ़ा होके घूमता है। द अर्थ एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट। जो अर्थ की एक्सिस होती है यानी कि जो लाइन होती है, जो इमेजिनरी लाइन होती है, मैंने बताया था ऊपर में, वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है, थोड़ी सी ना टेढ़ी होती है, मुड़ी हुई होती है। अब ये कह रही है कि आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। हाँ, ये चीज़ तुमने भी नोटिस करा होगा कि समर के समय में यानी गर्मी के समय में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रात जो होती है वो छोटी होती है। बट ऐसा क्यों होता है, कारण समझ में आ जाएगा, आगे देखते हैं, आगे बताते हैं। दिया गया है इन जून द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन वाइल द साउथर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अभी अगर तुम्हें नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर क्या है नहीं पता, तो तुम आगे देखते रहना, तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस वो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आने दो वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे आगे तुम्हें को मैं बताऊँगा। बस अभी इतना याद रखना कि जून के समय में जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है वो सन की ओर थोड़ा सा ना मुड़ जाता है, सन की ओर मुड़ जाता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो सन से थोड़ा सा दूर चला जाता है। ठीक है, सन से टिल्ट होके थोड़ा सा वो तुमको दूर नज़र आता है। तो वेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवार्ड द सन, तो जब नॉर्थ पोल सन की ओर ऐसे झुक जाता है, सन की ओर ऐसे झुक जाएगा, अब मान के चलो सन है और नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है और इधर ये झुक गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा तेज़ धूप पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि वेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवार्ड द सन फ्रॉम मई टू जुलाई, जो कि ये मई के जुलाई के बीच में होता है। नॉर्थ पोल जो होता है ये सन की ओर कब झुकता है, तो मई से जुलाई में। कब, तो कंट्रीज़ इंडिया, मतलब कहाँ पर, तो ये इंडिया में हमें देखने को मिलता है। और इस समय जो डेज़ होते हैं वो लंबे होते हैं, जो डेज़ होते हैं वो लंबे होते हैं, और इसी को कहा गया है समर सीजन। ठीक है, वहीं नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो नॉर्थ पोल होता है अगर सन से दूर चला जाए, नॉर्थ पोल सन से दूर चला जाए, जो कि ये नवंबर जनवरी के महीने में होता है। नवंबर जनवरी के महीने में नॉर्थ पोल जो होगा वो सन से थोड़ा सा दूर चला जाता है। ठीक है, तो वो जब दूर चला जाएगा तो जो डेज़ होगा वो शॉर्टर होगा, जो नाइट्स होती है वो बड़ी हो जाती है, वो लंबी हो जाती है, और इसको कहा जाता है विंटर सीजन। यानी यही कारण है कि समर सीजन में
लंबी दिनें होती हैं, दिन मतलब लंबी होती है, और विंटर सीजन में रातें लंबी होती है, दिन छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। दिया गया है वाई इज द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हीटेड मोर देन द साउथर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर। साल के कुछ महीनों में नॉर्थर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा हीट रहता है साउथर्न हेमिस्फेयर से, ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि भैया ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर क्या होता है या फिर साउथर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। तो देखो, जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है ये इंडिया का पार्ट होता है। ठीक है, इंडिया का पार्ट को हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, जबकि जो ये साउथर्न हेमिस्फेयर होता है ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट होता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा हीट रहता है साउथर्न हेमिस्फेयर से कुछ महीनों में, हालांकि कुछ महीनों में साउथर्न हेमिस्फेयर में भी ज़्यादा हीट रहता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर से। तो ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न दिया गया है बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ का शेप है ये स्फेरिकल टाइप में, स्फेयर टाइप में, मतलब गोल है। द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉलर एरिया इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। देखो, सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, सन की जो लाइट होती है वो सेम अमाउंट में एक छोटे से एरिया में पड़ती है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में कुछ महीनों में। कुछ महीनों में क्या होता है कि एक छोटे से एरिया में जो सन की लाइट होती है वो पड़ती है, तो दिस काउज द एरिया रिसीव्स मोर हीट। तो इस वजह से वो जो एरिया होती है वो ज़्यादा हीट रिसीव करती है। अभी ये समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से तुम्हें एग्जैक्टली समझ में सारा चीज़ें आ जाएगा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या है या साउथर्न हेमिस्फीयर क्या है, या फिर बहुत सारे बच्चे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में भी कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये यहाँ पर अर्थ का फिगर दिया गया है, ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ पोल और ये वाला पार्ट हो गया साउथ पोल, और सन सपोज कर लो इस जगह पे है, सन इस जगह पे है। ठीक है, तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि ये जो अर्थ है ये 23.5 डिग्री में ये घुमा हुआ है। ठीक है, ये टिल्टेड है। तो ज़रा तुम खुद सोचो कि ये जो अर्थ है, अगर जो अर्थ है कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता तो ऐसे मूव करता, ऐसे रोटेट होता, ऐसे रोटेट होता। ठीक है, बट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब कि ये जो अर्थ है ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पे ही ये रोटेट करेगा। ठीक है, इसी एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो जब ऐसे ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो तुमको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है ना, सबसे पहली चीज़, ये जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है इसमें यार रात होगा ही नहीं, इसमें ये रात होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये पार्ट नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल वाला पार्ट है, ये साउथ पोल वाला पार्ट है। तो आगे मैं तुम्हें ये भी समझा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, आगे ये भी समझाऊंगा कि नॉर्थ पोल में ना कुछ महीनों में रात होती ही नहीं है, और साउथ पोल में कुछ महीनों में रात होता है, दिन होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि जब ये घूमेगा कुछ महीनों में ना, तो यहाँ रात ही रहेगी, दिन होता ही नहीं है कुछ महीनों में। कौन सा महीना में होगा आगे बताऊँ मैं। ठीक है, देखते रहो पूरा। और ये वाला जो पार्ट तुमको देखने को मिल रहा होगा ना, ये वाला पार्ट, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है। ये वाला पार्ट क्या है? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। तो ये वाला इंडिया वाला पार्ट हो गया, ये वाला इंडिया वाला पार्ट हो गया, समझ में आ गया। और ये साउथर्न हेमिस्फेयर हो गया, मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, समझ में आ गया। तो देखो क्या होता है कि जून के महीने में, जैसे ही ये तुम्हारा जून का महीना आता है, तो जून के महीने में यहाँ पे सन है, तो तुम देख रहे होगे कि इसका जो एरिया हमें देखने को मिल रहा होगा, बहुत छोटा एरिया हमें देखने को मिल रहा होगा, है ना। इसकी एरिया जो होती है वो छोटी होती है, क्योंकि जो लाइट होगा डायरेक्टली यहाँ पर पड़ेगा, जो लाइट होगा सन का यहाँ पर डायरेक्टली पड़ेगा, जिसके वजह से गर्मी ज़्यादा ये रिसीव करेगा। जबकि इसी का अपोजिट तुम देख लो, दिसंबर के महीने में क्या होता है। दिसंबर के महीने में जो अर्थ होगा कुछ इस प्रकार से टिल्टेड होगा। अभी नॉर्थ पोल यहाँ पर हो गया और साउथ पोल यहाँ पर हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल में अब देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अब दिसंबर के महीने में नॉर्थ पोल में क्या होगा, अंधेरा रहेगा 24 घंटे, 24 घंटे अंधेरा रहेगा, क्योंकि ये इस एक्सिस पे, ये जो एक्सिस होगी ना, ये इस एक्सिस पे, मतलब ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस पे कुछ इस प्रकार से ये रोटेट होती जाएगी, इसी प्रकार से ये रोटेट होगी। तो ये वाला पार्ट सन की तरफ आता ही नहीं है। तो दिसंबर के महीने में नॉर्थ पोल में 24 घंटा अंधेरा रहेगा, जबकि साउथ पोल में, ये साउथ पोल है, साउथ पोल में दिसंबर के महीने में 24 घंटे दिन रहती है, अंधेरा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ वाला ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फेयर,
ये हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो दिसंबर के महीने में जो सन की लाइट है अभी भी यहाँ पे पड़ रही है, बट तुमको इसमें और इसमें अंतर नज़र आ रहा होगा कि ये जो पार्ट है थोड़ी सी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, ये टिल्ट होने की वजह से जो सन की लाइट होती है ना, ये बड़ा एरिया को कवर करती है, बड़े एरिया को कवर करती है। ठीक है, तो ज़्यादा एरिया को कवर करने के कारण यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं हमें फील होता, बल्कि मतलब ठंडा लगता है। ठीक है, जबकि ये वाला पार्ट जो होता है ये इसमें इसकी जो एरिया होती है वो कम मिलती है, तो कम एरिया में ज़्यादा धूप पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, गर्मी तो लगेगा ना। और ज़्यादा एरिया में कितना भी धूप पड़ ले, मतलब सन की जो लाइट है वो पड़ रही है, तो जो लाइट हो रही है वो फैल जा रही है, तो ये इसके वजह से यहाँ पर हमें ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, इनफैक्ट ठंडा का अनुभव होता है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें, सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। अब आगे है द नॉर्थन हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स इन जून। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर अभी मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और जान लो, ये होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होती है ये सन की लाइट को 12 घंटे से भी ज़्यादा जून के महीने में रिसीव करती है। मतलब यहाँ पर सन की जो लाइट रहती है यह 12 घंटे से भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जबकि नॉर्थ पोल में तो यार पूरा 24 घंटे सन की लाइट रहती है जून के महीने में। ठीक है, सो द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस मोर इंटेंस सनलाइट। अब ज़्यादा देर तक सन की लाइट पड़ी तो वो ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि सन की लाइट ज़्यादा पड़ती है तो ज़्यादा हीट होता है साल के कुछ महीनों में। ओके, अब आगे फिर है कि द सीजन्स एंड लेंथ ऑफ डे टाइम आर रिवर्स्ड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये मैंने जैसे कि जो भी समझाया है, तो वो चीज़ जो होती है साउथर्न हेमिस्फीयर में जस्ट उसका रिवर्स्ड होता है, उल्टा होता है। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ को बोलते हैं, ऑलरेडी ऊपर मैंने बता दिया है। एज कम्पेयर टू द नॉर्थन हेमिस्फीयर, इन नॉर्थन हेमिस्फीयर को इंडिया वाला पार्ट बोलते हैं, ये भी बता चुके हैं। देयर इट इज़ विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर। तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पर उल्टा होता है। जो ऑस्ट्रेलियन पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर उल्टा होता है। वहाँ पर क्या होता है, जून के महीने में विंटर होती है, जून के महीने में विंटर होती है, जबकि दिसंबर के महीने में समर होती है। और इंडिया में उल्टा होता है, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में उल्टा होता है। हमें जून के महीने में गर्मी का महसूस होता है, मतलब जून के महीने में गर्मी होती है, और दिसंबर के महीने में विंटर का समय होता है। ठीक है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर नॉर्थन हेमिस्फीयर से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ना लोगों के कुछ गलत सोच दिए गए हैं, मतलब लोग जो होता है ना वो कुछ गलत सोचते हैं, कुछ रॉन्ग आइडियाज़ हैं। क्या क्या रॉन्ग आइडियाज़ हैं, पहले इसको एक एक करके समझ लेते हैं। दिया गया है कि व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो कि इंडिया का पार्ट होता है, इज़ क्लोजर टू द सन इट इज़ समर। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि नॉर्थन हेमिस्फीयर जो होता है वो समर के दौरान क्या होता है, सन के सामने जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो आ जाता है। तो अभी ऊपर में मैंने बताया था, क्या बताया था, सन के क्या सामने आता है नॉर्थन हेमिस्फीयर? नहीं, सामने नहीं आता है। सन के सामने, ये जो सन है, सन के सामने ये नॉर्थन हेमिस्फीयर नहीं आया था। मैंने बताया कि इसका एरिया, मतलब जो होता है, जो एरिया होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर का वो कम हो जाता है। एरिया कम होने के वजह से हमें ज़्यादा गर्मी का महसूस होता है, मतलब समर का जो सीज़न है वो आ जाता है। तो सच्चाई क्या है, तो ये तो इनकरेक्ट है। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ये सन के सामने नहीं आता है, दिस इज इनकरेक्ट। द अर्थ स्टेज ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन थ्रू आउट द ईयर्स। मतलब पूरे साल जो सन की डिस्टेंस होती है वो अर्थ से इक्वल होती है। सामने सन, अर्थ जो था सामने नहीं आता है, पहली चीज़ तो ये याद रखना। ठीक, एक और गलत आइडिया है क्या, कि द अर्थ्स ऑर्बिट इज़ नॉट अ परफेक्ट सर्किल। जो अर्थ की ऑर्बिट है वो परफेक्ट सर्किल में नहीं होती। ऑर्बिट मैंने बताया था ये वाला, जैसे ये वाला अर्थ यहाँ पे सन है और यहाँ पर ये अर्थ इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया था, अर्थ्स ऑर्बिट इज़ नॉट अ परफेक्ट सर्किल। एक परफेक्ट सर्किल में नहीं होती, इट इज़ स्लाइटली ओवल, मतलब एक अंडे के शेप में होती है। ठीक है, लोग ऐसा मानना है। सो व्हेन अर्थ इज़ क्लोजर टू द सन, तो जब अर्थ सन के सामने आता है, क्योंकि ये एक ओवल टाइप में है, ऐसे है, तो यहाँ पर मान के चलो ये सन है, तो अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो सन है यहाँ पर आ जाता है, जैसी जो ये अर्थ है यहाँ पर आता है, तो ये तो सामने हो गया ना, ये सन के सामने हो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानना भी है कि ओवल के शेप में होने की वजह से
ओवल के शेप में होने की वजह से जो अर्थ होती है ये सन के क्लोज आ जाती है, सामने आ जाती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। जबकि ये चीज़ भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, ये सच है कि जो अर्थ की ऑर्बिट होती है ये थोड़ा सा ओवल होता है। ऐसा नहीं कि पूरा तुम ऐसे कर दो और यहाँ पे सूरज है तो यहाँ पे सामने जो होता है यहाँ पे सामने हो जाती है अर्थ, इस सन से अर्थ जो होता है सामने हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ओवल होता है बट थोड़ा सा होता है, जैसे मान के चलो ये भी ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी, ठीक है। अब इतना भी नहीं होता कि ये जो सन होगा ये अर्थ की, यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ के ये पूरा नज़दीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट द डिफरेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन हाँ, मतलब सच्चाई क्या है कि जो डिफरेंस होती है सन और अर्थ के बीच में वो काफ़ी कम हो जाती है। तो दिया गया है, इन फैक्ट द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन इन जनवरी। जनवरी के समय में, जनवरी के महीने में जो अर्थ होती है वो सन के सबसे सामने होती है। ये याद रख लेना कि जनवरी के महीने में अर्थ सन के सबसे सामने होती है। तो यार ज़्यादा गर्मी पड़ना चाहिए। जनवरी के महीने में क्या गर्मी पड़ती है? नहीं, जनवरी के महीने में तो ठंडा हो रहता है ना। बट इट इज़ विंटर इन इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पे इंडिया में तो विंटर रहती है, ठंड होती है। जबकि सबसे सामने अगर सन कभी रहता है अर्थ के तो जनवरी के समय में रहता है। तो जनवरी में तो ठंड पड़ता है यार, गर्मी देती नहीं है। तो लोगों का ये जो सोच है कि सन यहाँ पर है, सामने होने की, अर्थ सामने होती है, इस वजह से गर्मी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सामने होने की वजह से गर्मी नहीं पड़ती है। जनवरी में ये सबसे सामने होती है लेकिन फिर भी ठंडा पड़ता है। गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि जो अर्थ है वो 23 डिग्री में घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, 23 डिग्री मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो नॉर्थन हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट होता है वो कम डिस्टेंस कवर्ड, मतलब बहुत कम एरिया पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में जून के दौरान बहुत कम एरिया पे ज़्यादा लाइट पड़ता है, जिसके वजह से हमें गर्मी का अनुभव होता है, ठीक है। सामने आना, गर्मी लगना, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि द नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट फॉर ऑल 24 आवर्स इन जून। ये मैंने ऊपर में बता दिया है कि जो नॉर्थ पोल होती है वो जून के महीने में 24 आवर्स वहाँ पर सन की लाइट पड़ती है, मतलब 24 घंटे वहाँ पर दिन होता है नॉर्थ पोल में, ठीक है। जून के महीने में 24 घंटे दिन होती है और नॉर्थ पोल में 24 घंटे रात होती है दिसंबर के महीने में वहीं नॉर्थ पोल पे 24 घंटे रात होती है। जबकि साउथ पोल में इसी चीज़ का उल्टा होता है, दिसंबर के महीने में 24 घंटा दिन रहेगा और जून के महीने में 24 घंटा रात रहेगा। समझ में आ गया? साउथ पोल में रिवर्स होता है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि अर्थ का डिफरेंट पार्ट्स में क्या सिचुएशन होता है। जितनी सारी चीज़ें पढ़ी ना वही सब सारी चीज़ों से यहाँ पे रिलेटेड है। जैसे नॉर्थ पोल जगह हो गया, नॉर्थ पोल जिसको हम आर्कटिक रीजन कहते हैं। नॉर्थ पोल के बारे में ऊपर अभी जस्ट मैंने बताया था। तो यहाँ पे जून के महीने में 24 घंटे सनलाइट रहती है, इसमें अंधेरा होता ही नहीं है। 24 घंटे सन की लाइट रहेगी, अंधेरा होता ही नहीं है। जबकि दिसंबर के महीने में 24 घंटे क्या होगी, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कोई सन की लाइट नहीं होगी। वहीं इंडिया या फिर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि इंडिया की ही बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जून के महीने में दिन लंबा होता है, रातें छोटी होती है। और दिसंबर के महीने में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है, ये हमें पता है। वहीं साउथ पोल जिसको हम अंटार्कटिका भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि 24 घंटे अंधेरा रहता है जून के महीने में और कोई भी सन की लाइट नहीं होती, मतलब दिन होता ही नहीं है। 24 घंटे अंधेरा रहता है जून के महीने में। इसी का रिवर्स है, नॉर्थ पोल का उल्टा हो गया साउथ पोल। और दिसंबर के महीने में 24 घंटे सन की लाइट रहेगी और यहाँ पर कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा। इसमें 24 घंटे अंधेरा रहेगा, यहाँ हमेशा रातें रहेंगी। दिसंबर के महीने में यहाँ 24 घंटे दिन रहेगा। और इसमें जून के महीने में नॉर्थ पोल में 24 घंटे दिन रहेगा, रात नहीं होगी। बट साउथ पोल में 24 घंटे अंधेरा ही रहेगा, सन का लाइट नहीं रहेगा, यानी कि दिन नहीं होगा, अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। अंतर समझ में आ गया सारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिया गया है, देखो दिया गया है
कि इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में द लॉन्गेस्ट डे ऑकर्स अराउंड 21 जून। याद रख लेना कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि वही इंडिया की ही बात की गई है, सबसे जो लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है और इसको कहा गया है समर सॉल्स्टिस। ठीक है, आफ्टर द समर सॉल्स्टिस द ड्यूरेशन ऑफ अ डे बिकम शॉर्टर। तो 21 जून के बाद से जो दिन होती है वो धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाती है। ऑफ आर नाइट बिकम्स लॉन्गर, और धीरे धीरे नाइट फिर बड़ी होने लगती है। फिर आगे है द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन दिस हेमिस्फेयर ऑकर अराउंड 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को सबसे लंबा नाइट होता है, सबसे लंबा नाइट होता है 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है और सबसे लंबी नाइट होती है। जबकि 21 जून क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और लॉन्गेस्ट नाइट होती है 22 दिसंबर, जबकि लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको याद रख लेना। तो 22 दिसंबर को कहा गया है शॉर्टेस्ट डे या फिर लॉन्गेस्ट नाइट। इसको 22 दिसंबर को बोला गया है विंटर सॉल्स्टिस। अराउंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब देखो ये दोनों जो डेट दिया गया है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों दिन क्या होता है, तो ये दोनों दिन 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होगा। इसमें मतलब इक्वल हो जाता है, दिन और रात का समय एग्जैक्टली 12 घंटे रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बोला गया है कि इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दीज डेज, इन दिनों को कहा गया है स्प्रिंग या फिर ऑटमन इक्विनॉक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट हैपेंस नियर द इक्वेटर। अब इक्वेटर के सामने क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, तो अर्थ से बीचों बीच में जो भी है इसको कहा जाता है इक्वेटर। बीचों बीच वाले भाग को कहा जाता है इक्वेटर। तो दिया गया है कि नियर द इक्वेटर देयर इज़ ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट थ्रू आउट द ईयर। तो देखो इक्वेटर में क्या होता है कि 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है, इसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता है। इक्वेटर में 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटा रात होगा। द सन रेज फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर इन एवरी सीजन। तो जो सन की रेज होती है वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली पड़ती है इक्वेटर पे हर सीज़न में। एंड यही कारण है कि दिन और रात जो होता है वो इक्वल होता है 12 घंटे का। द टेम्परेचर रिमेंस ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल जो टेम्परेचर होती है यहाँ पे रिमेंस ऑलमोस्ट मतलब सेम ही रहती है। अब आगे देखो यहाँ पर दे दिया गया है कि साउथ इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं लाइक तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स हैं वो इक्वेटर पर ही लोकेट हैं, मतलब इक्वेटर पर ही ये स्थित हैं। चलो अब आगे हम यहाँ से इक्लिप्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो तरह के इक्लिप्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एक है सोलर इक्लिप्स जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और दूसरा है लूनर इक्लिप्स जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से सोच रही होती है कि कुड द लाइट फ्रॉम द सन गेट ब्लॉक्ड बाय द टू प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो जब सन की लाइट पड़ती है तो अर्थ और सन के बीच में जो दो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, कौन कौन से दो वो प्लैनेट है जो अर्थ और सन के बीच में रिवॉल्व करते हैं, तो मरकरी और वेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो अर्थ और सन के बीच में रिवॉल्व करते हैं। तो ये ऐसा सोचती है कि मरकरी और ये जो वेनस है क्या ये सन के लाइट को ब्लॉक कर सकती है, ऐसा ये सोच रही है। तो चलिए पता करते हैं कि मरकरी और वेनस सन के लाइट को अर्थ में आने से ब्लॉक कर सकती है या फिर नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है कि मरकरी एंड वेनस रिवॉल्व बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मरकरी और वेनस जो है वो अर्थ और सन के बीच में रिवॉल्व करती है, बट दे आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू सन। लेकिन ये सन के कंपेयर्ड में बहुत ज़्यादा छोटी होती है मरकरी और वेनस। सो दे नेवर कम्प्लीटली ब्लॉक द सन्स लाइट। इस वजह से ये सन के लाइट को कम्प्लीटली तो ब्लॉक नहीं कर पाती है। दे ओनली कवर अ टीनी पार्ट, बहुत छोटे से पार्ट को ही वो कवर कर पाती है, जिसे हम ट्रांजिट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि प्लैनेट तो सन के लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाई, लेकिन जो मून है, मून सन के लाइट को ब्लॉक कर सकती है। और मून के बारे में तुमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ होगा कि जो मून होता है ये अर्थ के चारों ओर घूमता है, वहीं जो अर्थ होता है ये सन के चारों तरफ घूमता है। चलो अब आगे हम सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाएगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, क्यों लगता है, क्या होता है। ठीक है, तो दिया गया है कि द मून विच इज़ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, मून जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है, समटाइम्स कम्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन। कभी कभी ये डायरेक्टली क्या होता है, सन के सामने आ जाता है, मतलब कि अर्थ और सन के बीचों बीच आ जाता है। तो जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब वो सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है बहुत कम समय के लिए। और ये जो घटना होती है, यानी ये जो इवेंट होती है, इसी को हम सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो समझ में आ गया कि सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है, जब सन और अर्थ के बीच में, ये सन है और ये मेरा अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्योंकि जो ये सन की लाइट आ रही होती है तो ये मून इसको रोक लेता है, मतलब ब्लॉक कर देता है, अर्थ पे लाइट नहीं जा पाती है। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए होता है, इसको भी याद रख लेना, कुछ मिनट्स के लिए ही ब्लॉक करके वो रख पाती है। अब आगे यहाँ पर एक्टिविटी 12.4 दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको अच्छे से समझना। दिया गया है कि इमेजिन योर फ्रेंड इज़ स्टैंडिंग 5 मीटर्स अवे फ्रॉम यू। इमेजिन करो कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो तुमसे 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, नाउ इमेजिन दैट योर फ्रेंड्स हेड इज़ लाइक द सन। अब तुम इमेजिन कर लो कि इसका जो हेड है ये एक सन की तरह है। देन क्लोज योर वन आइज, तुम अपना एक आंख बंद करो, एंड स्ट्रेच योर थंब आउट स्ट्रेट टुवार्ड्स योर फ्रेंड्स हेड, और अपने थंब को कुछ इस प्रकार से अपने फ्रेंड के हेड की तरफ निकाल के देखो। अब तुम्हें क्या नज़र आएगा, तो दिया गया है इफ़ यू लुक केयरफुल्ली, अगर तुम ध्यान से देखो तो यू विल सी दैट योर टीनी थंब, तुम्हारा छोटा सा जो थंब है, कैन कवर योर फ्रेंड्स बिग हेड, तुम्हारे फ्रेंड्स के बड़े से हेड को भी वो कवर कर लिया है। मतलब तुम्हारे फ्रेंड का जो हेड है वो नहीं दिखेगा अगर तुम केयरफुल्ली देखोगे तो यहाँ पर दिया गया कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है कि एक छोटा सा थंब इतने बड़े से हेड को भी कवर कर लिया। तो दिया गया योर थंब इज़ वेरी क्लोज टू योर आई, चूँकि तुम्हारा जो थंब है ये तुम्हारे आँख के बहुत करीब है। योर फ्रेंड्स हेड इज़ फार अवे फ्रॉम यू, जबकि तुम्हारे फ्रेंड का जो हेड है वो तुमसे काफ़ी दूर है। दैट्स वाई इवन दो योर थम्स इज़ स्मॉलर, एंड यही कारण है कि तुम्हारा थंब छोटा होने के बावजूद भी इट्स लुक्स बिगर, वो बड़ा नज़र आ रहा है। एंड इसी को अपरेंट साइज कहा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपरेंट साइज। अब अपरेंट साइज क्या होता है तो और अच्छे से यहाँ पे समझ लो। अपरेंट साइज इज़ हाउ बिग एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू अस, कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है, विच डिपेंड्स नॉट ओनली इट्स एक्चुअल साइज, ये सिर्फ उसके एक्चुअल साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो हेड था वो बड़ा था, ठीक है, तो ये सिर्फ उसके एक्चुअल साइज़ पे डिपेंड नहीं करा कि उसका साइज़ बड़ा है तो वो सामने से वो दिख जाएगा, बल्कि ये भी मैटर करता है, बट ऑल्सो ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अपरेंट साइज समझ में आया क्या है? अपरेंट साइज मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये सिर्फ उसके एक्चुअल साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ऑब्जर्वर के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो है सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ सन एंड द मून। यही चीज़ जो होता है ये सन और मून के साथ भी होता है। इवन दो सन इज़ मच बिगर, सन सोच लो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, मून से वो बहुत बड़ा है। इट इज़ ऑल्सो मच फार्दर फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से भी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। द मून इज़ स्मॉलर बट मच क्लोजर फ्रॉम दिस अर्थ, भले ही मून छोटा है लेकिन अर्थ के तो ये सामने है ना। देखो अर्थ ये जो तुम्हारा सन है अर्थ से ये बहुत दूर है, बहुत दूर, जबकि मून जो है अर्थ के सामने है। एंड ऊपर में यही चीज़ हमने पढ़ा भी कि जो अपरेंट साइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा साइज, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट एक्चुअल साइज़ में है वो उस पर सिर्फ डिपेंड नहीं करता, बल्कि कितनी डिस्टेंस पर भी है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जो मून होता है ये अभी मैंने बताया यहाँ पर कि जो मून होता है ये अर्थ के सामने है, जबकि जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है। ठीक है, तो यही कारण है कि दैट्स वाई बोथ द सन एंड द मून अपीयर ऑलमोस्ट द सेम साइज। एंड यही कारण है कि जब तुम अर्थ से सन को या फिर मून को देखते हो तो वो तुमको ऑलमोस्ट सेम साइज़ का नज़र आता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो सेम साइज़ का नहीं होता है।
इन द स्काई दिस इज ड्यू टू द एपरेंट साइज। ये क्यों होता है? ये एपरेंट साइज के कारण होता है। जो मून होता है ये अर्थ के सामने होता है, इसी वजह से वो हमें बड़ा दिखता है, बट एक्चुअली में जो मून है ये अर्थ से बहुत छोटा है। सन बहुत दूर है हम लोग से, बहुत दूर, ठीक है, अर्थ से बहुत दूर है और मून सामने है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि सन और मून का जो साइज़ है हमें अर्थ से एक समान दिखता है। क्यों एक समान दिखता है? तो अपरेंट से साइज़ के कारण। अपरेंट साइज़ क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है व्हाई अ सोलर इक्लिप्स हैपन। जो सूर्य ग्रहण लगता है वो क्यों लगता है, क्यों होता है? तो द मून कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन। जो मून होता है वो सन के सामने आ जाता है, जैसे कि तुम यहाँ देख रहे होगे, ये अर्थ है, ये सन है, तो मून अर्थ और सन के ठीक सामने आ गया, बीच में आ गया। तो इवन दो द मून इज मच स्मॉलर देन द सन से भले ही वो बहुत छोटा है, बोथ अपीयर टू बी अबाउट द सेम साइज व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। ऐसे तो हम जान रहे हैं, ऊपर में जो चीज़ बताया था कि मून बहुत छोटा है, सन से देखो तो वो चीज़ लेकिन हमें बराबर नज़र आती है। सो द मून कैन कम्प्लीटली कवर द सन। तो इक्वल नज़र आती है, अभी ऊपर में हमने समझ लिया इक्वल नज़र आती है, तो इस वजह से जो मून होता है ये सन के लाइट को कवर कर लेता है, मतलब कि ब्लॉक कर देता, सन के लाइट को अर्थ तक नहीं जा पाता, पहुंचा पाता, ठीक है। व्हेन इट डज वी गेट अ सोलर इक्लिप्स। तो जब ऐसा होता है तब सोलर इक्लिप्स होता है। तो समझ में आ गया होगा पूरा क्या फंडा है। अब देखो यहाँ पर डाइव डीपर में क्या दिया गया है कि दो द प्लैनेट्स मरकरी एंड वेनस आर मच लार्जर देन द मून इज साइज। जो प्लैनेट्स मरकरी और वेनस है ये बहुत बड़ा है मून के साइज से बहुत बड़ा है। दे आर ऑल्सो मच फार्दर फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से बहुत 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 दूर है एज कम्पेयर टू द मून, अगर मून की से कंपेयर करें तो। दस देयर अपरेंट साइज आर मच वेरी मच स्मॉलर देन द सन। तो इस वजह से उनका जो अपरेंट साइज होता है वो सन से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। एंड दे कैन नॉट ब्लॉक द सन। और वो इसलिए जो मरकरी और वेनस होता है वो ब्लॉक नहीं कर पाता है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे हो कि मरकरी और वेनस क्यों ब्लॉक नहीं कर पाया सन के लाइट को पृथ्वी में आने से, क्योंकि ये बहुत दूर है। मरकरी और वेनस जो होता है वो काफ़ी दूर होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वेनस पासेस थ्रू द सन एंड द अर्थ, जब वेनस अर्थ और सन के बीच से पास करता है तो इट अपीयर्स एज अ टीनी ब्लैक। तो वो छोटा सा ब्लैक टाइप में, एक डॉट टाइप में नज़र आएगा तुम्हें, ठीक है ना। देखोगे तो सूर्य में अगर कभी ऐसा दिख जाए, कभी बीच में आ जाए वेनस या फिर मरकरी, तो सन के सामने अगर देखोगे ना तो बस वो छोटा सा वो डॉट टाइप में तुम्हें दिखाई देगा। हालांकि ये बहुत एक रेयर इवेंट होता है, ठीक है। और इस इवेंट को हम ट्रांजिट ऑफ वेनस भी कहते हैं। ट्रांजिट ऑफ वेनस कब कहते हैं? जब वेनस सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब वेनस आ जाता है तो इसी को हम ट्रांजिट ऑफ वेनस कहते हैं। और ये एक बहुत रेयर घटना होती है, ठीक है, बहुत रेयरली ये चीज़ होता है, 100 साल में एक बार होता है। अब इस चीज़ को यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से सोलर इक्लिप्स होता है। तो यहाँ पर ये सूर्य है, यहाँ पर ये देख सकते हो पृथ्वी है, यहाँ पर ये चंद्रमा यानी कि मून है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हो, यहाँ पर ये एक तरफ से देखा सोलर इक्लिप्स जो है इस जगह पर होता है, ठीक है, इस जगह पर। हालांकि इस एक दो तरह के सोलर इक्लिप्स होते हैं, एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स और दूसरा होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स और दूसरा होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो एकदम बीचों बीच में पड़ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। और इसके साइड में ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे सन की लाइट थोड़ी बहुत जा पा रही है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिया है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है? तो व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो जो मून का शैडो होता है वो अर्थ पर पड़ता है, ठीक है। ये तो सही है, मैंने पहले ही बताया। तो वेयर द मून कम्प्लीटली कवर्स द सन, तो क्या होगा जब
मून सामने आ जाएगा अर्थ और सन के बीच में, तो जो मून होता है ये सन को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, जिसकी वजह से टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। इसी कारण से टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। लेकिन जब मून कवर करता है सिर्फ सन के कुछ पार्ट को, सन के जब कुछ पार्ट को वो कवर करेगा तब पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। और जब पूरे पार्ट्स को ही कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली कवर कर लेगा सन के कंप्लीट मून सन के कम्प्लीटली पार्ट्स को कवर कर लेगा तो उस समय टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और, जैसे यहाँ पर कुछ फिगर दिया गया है कि टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान कैसा दिखता है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, या फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और एक डायमंड रिंग टाइप में तुम्हें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा उसके बाद तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है, तो इट बिकम्स डार्क ड्यूरिंग द डे टाइम जस्ट लाइक नाइट। तो जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो दिन में भी रात के जैसा हमें वहाँ पर नज़र आता है। बट दिस डार्कनेस लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स। लेकिन ये जो डार्कनेस होती है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए होती है। जो अंधेरा होता है ये सिर्फ कुछ देर के लिए होता है। बिकॉज द अर्थ इज़ रोटेटिंग, क्योंकि ये कुछ समय के लिए इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ होता है ये रोटेट करता है, और मून भी तो मूव कर रहा होता है अपना ऑर्बिट में, इस वजह से। तो वो सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए होता है, सिर्फ कुछ देर के लिए। अब आगे है व्हेन द मून स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द सन। जब मून सन के सामने से मूव करते हुए जाता है, मतलब कि जब सोलर इक्लिप्स होता है और उसके बाद फिर मूव करता है तो ए पार्शियल इक्लिप्स बिकम्स विजिबल। तो जो पार्शियल इक्लिप्स होता है वो विजिबल होता है, मतलब वो दिखने लगता है। और एंड स्लोली सनलाइट रिटर्न्स, और धीरे धीरे फिर सन की लाइट वापस आने लगती है। एंड फाइनली द सन इज़ विजिबल अगेन, और फिर कुछ समय के बाद जो सन है वो विजिबल हो जाता है। क्यों विजिबल होता है, क्योंकि जो मून होता है वो पृथ्वी से वो हट जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो इक्लिप्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब आगे यहाँ दिया गया है वाई यू शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन ड्यूरिंग इक्लिप्स। तो जब इक्लिप्स होती है तो फिर तुम्हें क्यों सन की ओर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि द सन्स रेज आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। जो सन की रे होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इवन इफ़ द सन्स लुक लेस ब्राइट, अगर उस समय मान के चलो सन की जो लाइट होती है थोड़ी सी कम भी नज़र आती है ना, तो इट कैन स्टिल डैमेज योर आइज़। तो वो फिर भी तुम्हारी आँख को डैमेज कर सकती है। डायरेक्ट व्यूइंग कैन काउज सीरियस आई इंजरी और इवन ब्लाइंडनेस। अगर तुम डायरेक्ट सन को देखते हो, चाहे वो ग्रहण लगने के टाइम ही क्यों नहीं देखते हो, जब लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है उस समय भी अगर तुम देखते हो ना, फिर भी तुम्हारी कोई भी आई इंजरी हो सकती है, या फिर इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, अंधे भी हो सकते हो। तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली हमें जो भी सोलर इक्लिप्स वगैरह होगा वो नहीं देखना चाहिए, या फिर डायरेक्टली सन को हमें नहीं देखनी चाहिए। अब आगे है डोंट यूज़ दिस। बहुत सारे लोग कुछ इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, जैसे सन ग्लासेस का, बाइनोकुलर्स का या टेलीस्कोप का। तो इनका भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दिस डू नॉट प्रोटेक्ट योर आइज ड्यूरिंग एन इक्लिप्स। इक्लिप्स के दौरान ये सब सारी चीज़ें तुम्हारे आई को प्रोटेक्ट नहीं करती है। अब आगे है कि व्हाट्स द सेफ वे। तो फिर सेफ वे क्या है देखने का। अगर सोलर इक्लिप्स हुई, हमें देखने का मन किया, तो कैसे देखें, तो गो टू द प्लानिटेरियम। तुम्हें प्लानिटेरियम जाने के लिए बोला गया है। एक जगह है जहाँ से तुम देख सकते हो सोलर इक्लिप्स को देखते हुए, कोई भी ग्रहण वगैरह लगता है वहाँ से तुम देख सकते हो, या फिर एस्ट्रोनॉमी क्लब में भी जाके देख सकते हो इक्लिप्स डे के दिन। ठीक है, दे यूज़ स्पेशल ग्लासेस। वहाँ पे वे लोग एक स्पेशल ग्लासेस यूज़ करते हैं या फिर टूल्स यूज़ करते हैं ताकि इक्लिप्स को सेफली वो देख सके। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि वाई पीपुल फियर्ड सोलर इक्लिप्स इन द पास्ट के समय में, यानी पहले के समय में जो लोग थे, ये लोग सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। क्यों डरते थे, तो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इक्लिप्सेस। तो जो भी ये सूर्य ग्रहण होता था तो इनके कारण का उनको पता नहीं था, इस वजह से वो लोग डरते थे। सडनली द सन, कारण का पता नहीं होने के कारण जब उन लोग अचानक ऐसे देखते थे कि जो सन है, जो कि मेन सोर्स है लाइट का और हीट का, वो अचानक से गायब हो जाता है कुछ समय के लिए, तो वो तो देख के हैरान हो जाएंगे, अरे यार ये कैसे गायब हो गया,
है ना। तो दिस मेड पीपुल फील स्केयर्ड एंड कन्फ्यूज, तो ये देख के जो लोग थे वो डर जाते थे और कन्फ्यूज हो जाते थे कि ये अचानक से गायब हो गया, अचानक से कैसे आ गया, तो उस चीज़ को चमत्कार समझते थे। ठीक है, दे थॉट समथिंग बैड वाज हैपनिंग, कभी कभी लोग ये भी सोचते थे कुछ अब बुरा होने वाला है, कुछ इस प्रकार से। लोग कैसे कैसे और क्या क्या सोचते थे वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में फॉल्स बिलीव्स भी इक्लिप्स को लेकर अभी भी चलते हैं ना, ये सिर्फ पहले के समय में होता था, आज के समय में भी अगर देखा जाए सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत सारे गलत थॉट्स हैं लोगों के, जैसे कि लोगों का मानना है कि डोंट ईट और कुक ड्यूरिंग इक्लिप्स, और ये तो हर घर में ये कॉमन हमें देखने को मिलता है कि सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के दौरान हमें खाने या कोई चीज़ बनानी नहीं चाहिए, घर के अंदर रहनी चाहिए, या फिर ये एक तरह का बैड लक जो है वो लाता है। इस तरह की थिंकिंग लोगों में रहती है, फॉल्स बिलीव्स ये सब है, ऐसा जबकि कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर हमने सोलर इक्लिप्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्र ग्रहण अब कैसे लगता है, तो एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जब जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो समटाइम्स द अर्थ कैन ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, तो सन के लाइट को ना अर्थ ही ब्लॉक कर देता है, मून में नहीं जाने देता है, मून में सन के लाइट को वो नहीं जाने देता है। तो इसी को कहा जाता है लूनर इक्लिप्स। मतलब कि जो अर्थ होता है ये हो गया, यहाँ पर सन का यहाँ पर लाइट आता है और यहाँ पर है मून, तो सन का ये जो लाइट आता है तो इस मून पर नहीं पड़ने देता है, ये बीच में जब आ जाता है तभी लूनर इक्लिप्स होता है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि इट हैपेंस ऑन ए फुल मून नाइट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जो लूनर इक्लिप्स होता है ये फुल मून नाइट में यानी पूर्णिमा के समय ही होता है। याद रख लेना कि फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा के समय ही ये लूनर इक्लिप्स होता है। बट ऑन दैट डे, उस दिन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, तो पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है। अब ऐसा नहीं कि हर बार पूर्णिमा आया और हर बार अर्थ सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, ये हर बार नहीं होता, ये कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सन के लाइट को जो अर्थ होता है वो ब्लॉक कर देता है, मून तक पहुंचने नहीं देता। सो द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, इस वजह से अर्थ की जो शैडो होती है, परछाई होती है, वो मून में पहुंचती है। एंड सनलाइट डज नॉट फॉल ऑन द मून, और जो सन की लाइट होती है ये मून तक नहीं पहुंच पाती, इस वजह से मून हमें डार्क या फिर रेड कलर में दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया कि टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है और पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या होता है। हमने टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ा था, पार्शियल सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ लेते हैं कि टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है और पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या होता है। तो जब मून कम्प्लीटली अर्थ पे शैडो बनाता है, तो इसको हम टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। लेकिन जब मून का कुछ पार्ट अर्थ जो होता है मून के कुछ पार्ट में शैडो बनाता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स मून का विजिबल रहता है, मतलब दिखाई देता है, तो उसको हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि अर्थ का कुछ पार्ट अगर शैडो बनाएगा और बाकी पार्ट विजिबल होगा तो वो पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा, और कम्प्लीटली अर्थ का शैडो मून पर बन जाता है तो टोटल लूनर इक्लिप्स होगा। तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। बाकी यहाँ पर तुम फिगर देख सकते हो, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। फिगर यहाँ पे देख सकते हो कि जो लूनर इक्लिप्स होता है, चाहे टोटल हो या फिर पार्शियल हो, किस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये सन है, यहाँ पर ये अर्थ है, और यहाँ पर ये देख लो ये मून है। तो मून जब इस जगह पे जाएगा तो यहाँ पे सन की रोशनी थोड़ी सी आनी शुरू हो जाएगी, और ये अर्थ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इस वजह से इसको हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इधर भी सेम वैसी है, इधर भी पार्शियल लूनर इक्लिप्स हुआ। जबकि इस जगह पे जो देखो अर्थ का जो शैडो है ये पूरी तरह से मून के ऊपर पड़ रहा है ना, अर्थ का शैडो यहाँ पे पूरी तरह से मून के ऊपर पड़ रहा है, तो इस वजह से इसको हम टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। आई थिंक ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना वो हम आगे तुम्हें बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।